और आज आप सबकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ जिनकी संघर्ष की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे और वहीं उस संघर्ष को मात देते हुए कितना सकारात्मक जीवन वो जी रही हैं, वो एक प्रेरणा भी हम उनसे सुन पाएंगे और कितने हंसते हुए वो अपनी जिंदगी आनंद पूर्वक बिता रही हैं कि हम को भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत दिया है। हमें धन्यवाद ही देना चाहिए हर चीज का, क्योंकि जब हम उनके बारे में सुनेंगे तो उनको क्या क्या तकलीफें हैं, फिर भी वो इतनी खुश हैं, तो फिर हम क्यों ना खुश रहें। ये एक लेसन, ये एक शिक्षा उनकी बातों से हमें मिलती है, उनकी कहानी सुनकर। तो यही मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। नमस्कार जया जी। नमस्कार जया जी, आपका पूरा नाम बताइए और आप कहाँ की हैं? मेरा नाम मिसेस जया बेटावतकर है जी। और मैं नागपुर से ही हूँ। अच्छा, तो होती है यहाँ तक कि जब मैं देखती हूँ कि आप कहीं से डायलिसिस करवा के किसी हॉस्पिटल से आ रही है, शायद मेरे ख्याल से आप वो कार्ड में जाती हैं, तो वहां से जब वापस लौट के आती हैं तब भी आपको मैं देखती हूँ कि आपके मुंह पे कोई थकावट, निराशा, हताशा कुछ नहीं होती है। आप अकेली ही आती हैं टैक्सी में बैठ के और अपने कमरे में जाती हैं। तो ये सारा मैंने आपका ऑब्जर्वेशन जब किया तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि ऐसा कैसा कि भाई डायलिसिस पर जाती है हफ्ते में 2 या 3 बार, मैं तो आपसे पूछने वाली हूँ, इसके बावजूद आप इतनी खुश कैसे रह लेती हैं? तो आप हमें इस बारे में बताइए। मेरा डायलिसिस हफ्ते में 3 बार चलता है। मैं वोकार्ट में करती हूँ डायलिसिस अपना, और खुश रहना मेरी आदत है। मैं हर समय खुश रहने की कोशिश करती हूँ और बचपन से ही मेरा स्वभाव जरा मस्ती वाला है। जी जी जी। मेरा एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है, दोनों भाइयों के बीच में मैं रहने से अच्छा, थोड़े से मेरे गुण लड़कों जैसे भी आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, लेकिन देखिए ये मतलब ये एक एटीट्यूड, जो एक दृष्टिकोण है हमारा जीवन के प्रति, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप बच्ची थी तब आपका एटीट्यूड भला ही अपने भाइयों के साथ हंसते खेलते अलग रहा हो, लेकिन उसके बाद आपका विवाह हुआ, बच्चे हुए, आप इतनी एज में आ गई हैं और इसमें आपकी जो तकलीफें शारीरिक बढ़ गई हैं, इसमें भी आप जिस तरह से रहती हैं, ये एक प्रेरणादायक कुछ बातें हैं आपकी जो हम चाहते हैं हम आपके मुंह से सुने। तो आप ये बताइए कि आपको कौन कौन सी ऐसी शारीरिक व्याधियां हैं? मुझे पहले से मतलब अभी आज से 20 साल पहले से मुझे डायबिटीज था और ब्लड प्रेशर था। उसके साथ साथ में मेरे को आर्थराइटिस भी चालू हो गया, और कोरोना होने के बाद उसके बाद मुझे डायलिसिस करना पड़ा। मेनली वो अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा मेडिकल टर्म्स कैसे रहते हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि डायबिटीज की वजह से तुमको डायलिसिस करना पड़ रहा है। अच्छा, तो आपने शायद मेरे को कभी बातचीत में बताया था कि शायद आपके लंग में कुछ पानी भर गया था, तो वो वैसा कुछ बताइए। हाँ, वो टाइम मेरे को ब्रेथलेसनेस महसूस हुआ था, इसलिए हम लोग आदित्य बिरला पूना में गए थे। तब उन्होंने बताया कि आपका शरीर में जो पानी है वो बाहर निकल नहीं पाया और लंग्स तक पहुंच गया है। अच्छा। और इसकी वजह से मुझे अभी डायलिसिस करना पड़ता है, और ऑल्टरनेट डेज में जाती हूँ, लेकिन हर बार 2 से 3 किलो तक पानी बढ़ ही जाता है। अच्छा। मतलब डायलिसिस अभी खत्म होने का प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक जिंदगी है तब तक डायलिसिस है। कितना हंस के बोल रही हैं आप, देखिए कितना हंस के बोल रही है कि जब तक जिंदगी है तब तक डायलिसिस है। इस बात को उन्होंने कितना हंसते हुए बोला, कोई दुख या कोई अफसोस करते हुए इन्होंने ये बात नहीं बोली। यही तो आपकी खासियत है, इसलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हमको और ये बताइए कि ये तो आपके किडनी से संबंधित समस्या है, परंतु इसके साथ साथ शायद आपका कुछ हार्ट प्रॉब्लम वगैरह भी है, वो भी थोड़ा कुछ बताइए। आज के समझो 20-22 साल पहले ही मुझे हार्ट अटैक आया था, माइल्ड हार्ट अटैक। कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने के बावजूद ठीक हो गए। अभी मैं हार्ट की तरफ से यानी ओके हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं हर बार टेस्ट वगैरह सब कराती रहती हूँ। लेकिन हार्ट प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, जैसे आपकी जो जिंदगी में किस तरह से ये सारी चीजें शुरू हुई और आपने जैसे आपका विवाह हुआ, बच्चे हुए, आपके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि आप तो अकेली हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे क्या आपका सब जिंदगी का थोड़ा सा खाका हमारे सामने रखिए।
विवाह के बाद जैसे बच्चे वगैरह हुए, बच्चे तो दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे थे। जी अभी लड़की मेरी यूएस में है जी। और लड़का यूके में है। हाँ तो शादी के बाद ही यूएस गई हाँ और बेटा अभी अभी गया हुआ है, लेकिन वो भी शादीशुदा है। हाँ हाँ दोनों के बच्चे हैं। जी उन लोग दोनों अपने काम में खुश हैं हाँ। और मैं भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी जैसे आपकी बेटी गई, बेटा गया, वो लोग वहां खुश हैं, उन्हें देखकर आप यहाँ खुश हैं। तो ये जो है कि इनकी कोई शिकायत नहीं है कि वो मेरे को इतना डायलिसिस मेरा होता है, मेरे को इतनी हार्ट प्रॉब्लम भी है, मेरा कुछ और भी प्रॉब्लम्स चलती रहती, कभी बीपी कम ज्यादा होता रहता है, शुगर का भी मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन देखो मेरे बच्चे वहां हैं, मैं यहाँ हूँ, ये कोई रोना वो कभी नहीं रोती। मैं जब जब उनसे मिली हूँ, जब जब उनसे मैं बात करती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। वो जब डायलिसिस कराने जाती हैं तब भी उनका मेरे को देखकर आश्चर्य होता है कि वो बड़ा हाथ वाथ हिलाते हुए बाय बाय करते हुए निकल जाती है। तो आपका यानी जो डायलिसिस हफ्ते में कितनी बार होता है? मेरा डायलिसिस 3 बार होता है। और मैं बाय बाय इसलिए करती हूँ कि मेरे को उस दिन फिर मैं ऑटो में या ओला उबर में जाती हूँ तो घूमने के लिए जा रही हूँ ऐसा सोच के मैं निकलती हूँ। अच्छा। और मेरा 4 घंटे का वहाँ पर स्कूल है, ये सोच के मैं चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि वही एक बहाना है घर से बाहर निकलने का। अरे वाह। हर दिन तो कोई शॉपिंग वॉपिंग करता नहीं है। हाँ। तो बस ये जो आपका जज्बा है ये तो बस मानने लायक है। और यानी जैसे आपका ये सब जो एक बीमारियों का सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ होगा, इसके पहले आप क्या करती थी? मैं हाउसवाइफ थी जी लेकिन मैंने जॉब भी किया हुआ है। बच्चे छोटे थे उसकी वजह से फिर मैं घर में रहने लगी। हाँ घर में रहने के बाद मैं बोली कि ऐसे खाली बैठे रहो, हाँ। तो उससे अच्छा मैंने क्रैश चलाया, अच्छा। ट्यूशंस लेती थी, डेली नीड्स भी चलाया। अच्छा। और बच्चों के साथ में मेरा बच्चा भी अच्छा बड़ा हो गया। हाँ हाँ। क्योंकि बच्चा छोटा था इसकी वजह से मेरे को घर में रहना था। अच्छा। तो मैंने इसलिए क्रैश चालू करी। ओके, यानी आप खाली नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना ये आपकी पहले से आदत है। तो तब आपने बालक मंदिर अपने घर में शुरू किया कुछ बच्चों को लेके, और आपने क्या क्या किया बताइए? मैं कुकिंग भी अच्छे से करती हूँ। पर आपने कुछ मेरे को कभी बताया था कि बालक मंदिर जब शुरू किया तो तब आप बहुत सारा जो सॉस, टोमेटो सॉस बना के रखती थी, वो बताइए। हाँ, जैसे सस्ते होते हैं टमाटर तो घर के लिए मैं सॉस बनाती थी, तो क्रेश के बच्चों को भी मैं खिला देती थी। हाँ। तो उन लोग बोलते कि मौसी मुझे घर में ले जाने को चाहिए। तो कभी कभी मैंने वो भी सॉस बहुत ज्यादा बना के उनके माँ पिताजी को मतलब बेचा है एक्चुअली। जी जी जी। वगैरह फिर मैं पंडित बुला के बहुत सारा चूड़ा चकली लड्डू सब बनाती थी जी। और सब लोगों को बेचती थी। हाँ। इसके पीछे मेरा ये कारण था कि मेनली बच्चे लोग मेरे यहाँ को पसंद करते थे जी। और उनकी माँ बाप को टाइम नहीं होता था, कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। तो उन लोग बोलते थे मौसी तुम्हारे तो चिवड़ा लड्डू बन गए, हमारे तो बने नहीं, कब बनेंगे? तो इसलिए मैं बोलती थी कि तुमको चाहिए है तो मैं बना के दे दूंगी। और मुझे कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। 68 एज है। अच्छा। और मेरे को जो कुकिंग में इंटरेस्ट है जी। तो उसमें मैं और मेरी सहेली हम लोग जैसे एक साथ बैठते हैं, मैं उसके घर में जाती तो मैं बोलती कि आज के दिन तो मेरे हाथ की सब्जी खाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं उसके यहाँ जाके अच्छा, यार किसी से मिलजुल के रहना, हर किसी को सहयोग देना, और शायद आपकी और भी कुछ सहयोग की प्रवृत्ति है, ये मुझे मालूम है कि जैसे किसी की यहाँ डिलीवरी हो रही है तो वो लोग आपको याद करते, कहीं कोई बीमार हुआ तो लोग उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे आजू बाजू में जो लोग लड़कियां थी जी, उनकी प्रेगनेंसी में उन लोग बोलती थी कि दीदी आप मेरे डिलीवरी के टाइम रहना दवाखाने में। और ऐसी होता था कि उनका पहला बच्चा है तो पिताजी उन लोगों के साथ में हो रहते थे, फिर वो लेडी के साथ कौन रहेगा, तो मैं उनके साथ में रहती थी। अच्छा। डिलीवरी रहे, किसी की कुछ भी मेडिकल जरूरत रहे या नाइट ड्यूटी करना रहे तो मैं उन लोगों के साथ में चली जाती। यानी आते थे तो आप बोल रहे थे ना कुछ पानी वानी बना के गरम करके, क्या? हाँ, वो मतलब हम लोगों के यहाँ गर्म पानी ही पिलाते हैं, मतलब उबला हुआ पानी। जी जी। और पहले के जमाने में तो ऐसा आरओ वगैरह नहीं था और वो पानी में वावडिंग डालते हैं, तो वो डाल के मैं उबाल के ठंडा करके बोतल में भर भर के उन लोगों को देती थी, लेके जाते थे। क्योंकि घर में आदमी अकेला है और बीबी तो उठ नहीं सकती जी, तो उसको कौन देगा पानी? अगर कोई उनकी माँ या सास आ जाती तो ठीक है जी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल कोई डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं रहता, हर एक के अपने अपने काम रहते। बिल्कुल। तो हम लोग जैसे आस पड़ोस में हैं
हाँ तो हम अपनी बहनों के जैसा या ननद के जैसा काम करके, हाँ और हाँ। मैं बड़ी होने की वजह से सब लोग अरे मुझे बाप रे। पूछती थी, दीदी दीदी करके ही हाँ हाँ मेरे को बोलती थी कि आप अच्छा ऐसा करो, या उनको लगता था प्रेगनेंसी में ये खाना है वो खाना है, हाँ। तो वो भी मैं खिला देती थी। बहुत उसमें भी बढ़िया। बहुत मजा आता है। नहीं नहीं, ये यानी ये तो आपका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ जया जी कि हर किसी को सहयोग देना, और इसीलिए उन्हें सब याद करते रहते हैं कि अरे जया जी आप आ जाती क्या, हम मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सास बहुत ओल्ड हो गई है, वो भी नहीं आ सकती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा मेरे को हेल्प करने आ जाइए। तो जया जी वहां पहुंच जाती हैं, और जया जी की तबीयत ऐसी है, लेकिन जया जी का ऐसा है कि उनका जो उत्साह है वो कहीं से भी कम नहीं है। हर चीज करने के लिए वो रेडी रहती है। यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में भी वो कुछ न कुछ छोटा मोटा भाग लेने को तैयार रहती है। और बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की भी आप हैं, उसके बारे में। आध्यात्मिक है, मैंने बचपन से ही, मेरे मायके से ही जी हम लोगों को ये शिक्षा मिली हुई है। जी। और 10-20 साल पहले की बात है, जब लड़कियों को, औरतों को ये क्लासेस चलती थी, जी जिसमें अथर्वशीर्ष है, श्री सूक्त है, हाँ कुछ अभिषेक करना है, तो वो सब हम लोगों ने सीखा है। हाँ हाँ हमारे मंदिर में ही वो सब सिखाया जाता था। जी तो उसके भरोसे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊंगी तो मैं पूजा बताऊंगी। अभी हाल ही में नवरात्रि का पूजन चालू हुआ, जी। तो वो मुझे बोलने लगी कि तू पूजा बता दे और मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा। तो मेरा 1 घंटा बच जाएगा, हाँ हाँ क्योंकि ये पूजा बहुत लंबी होती है अच्छा और लड़के लोग सब भूल जाते हैं कैसा हाँ करना है। जी तो तू बैठ जा चेयर लेके और हाँ उसको पूजा बता क्या क्या करना है हाँ करके। हाँ हाँ अच्छा अच्छा इस अच्छा तरीके से अच्छा। यानी आप अभी हॉस्पिटल में जो डायलिसिस पेशेंट हैं, जी उन लोग बहुत थके हुए रहते हैं। जी उनको हर दिन दर्द होता है, किसी को सर में होता है, किसी के कमर में होता है। तो मैं जाके अपनी कुछ न कुछ ऐसी बात कर देती हूँ कि उन लोग मेरे साथ हाँ हंस हाँ बोल लेते हैं। अच्छा और जो टेक्नीशियंस है, जी उन लोगों से भी मेरा व्यवहार अच्छा ही है। हाँ 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 उन लोग भी हाँ जया मैडम, हाँ जया मैडम ऐसे करके बात करते हैं। अच्छा अच्छा उन लोग हाँ भी हंसी मजाक करते हैं, मैं भी जी हंसी जी मजाक जी करती हूँ, जी जी और 4 घंटा कैसे भी अपने अच्छे से गुजारती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और जैसे बिल्कुल जैसे 4 घंटा हो गया, वैसे घर आने की खुशी में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरे को अभी जाना है। हाँ हाँ जैसे हाँ स्कूल से बच्चों को लगता कि अभी घर जी जाना जी है, हाँ हाँ। उस नहीं, तरीके से। और जया जी आज जब हम लोग बात करने वाले थे, मैंने आपको बोला था आज आपसे मैं बातचीत करने वाली हूँ, तो मुझे तब आपने कहा था कि हाँ आप कितने बजे आएंगी वगैरह, और उसके पहले आपने कहा था बस अभी 1 बजे मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी और मेरी बेटी आने वाली है यूएस से, तो उसके लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद के लाऊंगी। फ्रूट्स इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मेरे को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने हैं और उसको खिलाने, उसको बहुत अच्छे भी लगते हैं, वो हेल्दी भी होते हैं, और फिर माँ के हाथ के लड्डू खिलाने की बात अलग है। मैंने कहा रे ये तो बाजार में भी आजकल बहुत नहीं बोले, माँ के हाथ के खिलाना है ना मुझे। तो यानी आप सोचिए कि उनके हफ्ते में 2 दिन ना, हाँ, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन उनका डायलिसिस होता है। उनकी एज 69 की 68, 68 कंप्लीट, 69 हो जाएगी। हाँ तो यानी 68 कंप्लीट हो रही है उनकी एज, और उसके साथ उनको थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी काफी कुछ है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होते रहते हैं। ये सारी चीजों को वो पूरा भूल जाती हैं। जब उनको काम करना है तो बस काम करना है। तो वो बड़ी खुशी खुशी तैयार होके जा रही थी, वो मेरे को बोली अपन थोड़ा शाम को बातचीत करेंगे, मैं सब कुछ करके आती हूँ बाजार जाके। बड़ी खुशी खुशी वो बाजार गई, इधर उधर घूमी, सब सामान वामान उन्होंने खरीदा। मेरा लेफ्ट हैंड में लगाने की कोशिश किए थे, अच्छा लेकिन वे सब दब गई है, उनका कहना है, अच्छा तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो इसलिए मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा। जेंट्स का भी होता है कई इसको- बार। ये भी कैथेटर ही ये है, कैथेटर है, हाँ। परमानेंट कैथेटर। परमानेंट कैथेटर। तो देखिए ये जो इनको मेडिकल स्टोर से जो चीजें चाहिए वो लेके लगवा लेती हैं। हॉस्पिटल अकेली जाती हैं, टैक्सी बुलाती है, ऑटो बुलाती है, जाके अपना डायलिसिस कराती हैं, फिर टैक्सी में बैठती हैं, फिर अपने जगह पर आ जाती हैं जहां वो रहती हैं। इस तरह से मतलब उनका ये सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन इस पूरे सिलसिले में डायलिसिस पर जाते समय, डायलिसिस से आते समय वो हमेशा हंसती हुई खुश मिजाज है वो। मैं आपको बहुत 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 आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। ऐसे खुश मिजाज यदि लोग रहे तो दुनिया में मुझे लगता है तकलीफ होकर भी तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस आपके सामने तो बाकी लोगों की तकलीफें काफी कम हैं, जिसको हम बड़ी आसानी से मात दे सकते हैं। अच्छा, आप
कुछ संदेश देना चाहें या कुछ मन की बात बोलना चाहे तो आप बोल सकती हैं। पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि दुख तो है, हर किसी को है, लेकिन अपना दुख अगर रोएंगे तो अपने से कोई बात भी नहीं करेगा, कोई हंसेगा भी नहीं, अपने साथ भी कोई बैठने को तैयार नहीं रहेगा। जी जी इसलिए और सब बातें करते रहना है, दुख की बातें छोड़कर। बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी बात बताइए। मुझे आपके जैसे खुश रहने की इच्छा है, तो ये मतलब जो आपका प्रेरणा आप जो देती हैं अपने जीवन से, यानी प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर पर चलते फिरते उनसे हमको एक प्रेरणा मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। श्रोताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने उनकी कहानी सुनी है और मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने दुख को छोटा कर दें और बहुत खुश रहें।